कल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 36 सीटों का चुनाव है, या यूं कहें 27 सीटों पर वोटिंग होनी है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पहले से ही निर्विरोध जीत चुके हैं। एमएलसी चुनाव का मतलब है बाहुबलियों का गुणागणित, उनके गुणागणित का मैदान, जो जनता के दरबार में नहीं चुने जा सकते, जो विधानसभा में नहीं जा सकते, लेकिन सदन में बैठना जिनका शौक है और जिनकी निजी सत्ता इस पर टिकी हुई है, उनके सदन का जाने का रास्ता है। विधान परिषद के सदस्य कई बार विधानसभा के सदस्यों से ज्यादा ताकतवर नजर आते हैं कहने के लिए, लेकिन फिर भी अधिकतर जगहों पर विधानसभा के सामने वो सिर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हवाबाजी बरकरार रहती है। और उसी का नतीजा है कि बाहुबली ज्यादा बढ़ चढ़ करके इसमें प्रतिभाग करते हैं। कुछ पैसे वाले भी हैं, जब उनको सत्ता का सुख लेने का मन होता है तो वो जोड़ तोड़ लगा करके विधान परिषद की सदस्यता ले लेते हैं। नहीं, ये दृष्टि आईएएस की क्लास नहीं चल रही है, यहां आपको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बल्कि समीकरण समझाएंगे, जो हमारा काम है, जो हमको समझ में आता है। और उन समीकरणों को समझाने के लिए थोड़ी सी भूमिका बांधनी जरूरी होती है। मामला यही है कि कल उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, और कहा जा रहा है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर किस्मत में आजमा रहे जो लोग हैं, उनका पलड़ा भारी है। विधान परिषद में पहली बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत में नजर आएगी। संख्या बल इनके पास अब की बार मजबूत होने वाला है। बाकी पार्टियां मैदान में नजर नहीं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर संघर्ष कर भी रही है, कुछ बाहुबली भी हैं जो अकेले खड़े होकर के समीकरण बना रहे हैं। आइए जोड़ तोड़ समझते हैं क्या कुछ चल रहा है फिलहाल। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन शो। तो सबसे पहले आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से ऐसे सदस्य हैं जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं, चुने जा सकते हैं। इनकी संख्या 9 है। इनके नाम है मिर्जापुर सोनभद्र से श्याम नारायण सिंह, इसके अलावा मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी की एक और सीट है, वहां से आशीष यादव, इसके अलावा बदायूं से बागीश पाठक, अशोक अग्रवाल है हरदोई से, अनूप गुप्ता है लखीमपुर खीरी से, जितेंद्र सिंह सेंगर है बादा हमीरपुर से, ऋषिपाल सिंह है अलीगढ़ से, और नरेंद्र भाटी है बुलंदशहर से। अब ये निर्विरोध कैसे चुने गए? क्या इनसे लोग इतना प्यार करते हैं कि इनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ने नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बहुत सारी जगहों पर किसी का पर्चा छीन लिया गया, पर्चा फाड़ दिया गया, कभी नामांकन किया तो पर्चा रद्द हो गया। बहुत सारी परिस्थितियां हैं। कुछ लोगों ने तो सपा आरएलडी के एक प्रत्याशी थे, शायद बुलंदशहर की सीट है, वहां से उन्होंने अपना पर्चा ही वापस ले लिया। सपा पहले करने वाली थी नामांकन, फिर आरएलडी ने किया, आरएलडी सपा ने कर दिया वहां नामांकन, आरएलडी का उम्मीदवार गया, 2 दिन बाद उन्होंने पर्चा ही वापस ले लिया। तो ये सब समीकरण रहा। इसीलिए हमने कहा पैसा और बाहुबल दोनों बराबर यहां पर चलता है। अब चर्चा कुछ बाहुबलियों की कर लेते हैं। इनमें से सबसे पहले बात एकदम हॉट सीट और हॉट व्यक्ति ब्रजेश सिंह की करेंगे। एक वक्त पर भारतीय जनता पार्टी ब्रजेश सिंह और उनके समर्थित उम्मीदवारों को वॉकओवर दिया करती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को जिताने की तैयारी में है। वाराणसी की सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां बड़े अरसे के बाद डॉक्टर सुदामा पटेल को टिकट दिया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्रजेश सिंह के अच्छे रिश्तों का एक इतिहास रहा है लंबा, लेकिन इस चुनाव में सुदामा पटेल आरोप लगा रहे हैं कि वो बाहुबली एमएलसी, अभी वर्तमान में एमएलसी है, ब्रजेश सिंह भले ही जेल में है, लेकिन उनसे डर रहे हैं। और सुदामा पटेल का यह कहना इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह इस बार भी आगे निकलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन भाजपा के लिए बहुत चिंता का विषय नहीं है। लेकिन क्योंकि इसका मामला यह है कि ब्रजेश सिंह के भतीजे भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और इसलिए माना जा रहा है कि अगर अन्नपूर्णा सिंह भी जीत जाती हैं तो भी मामला भारतीय जनता पार्टी के हाथ से नहीं निकलेगा। जहां कहीं जरूरत पड़ेगी वहां साथ रहेंगे। और कहा जा रहा है कि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी, मतलब ब्रजेश सिंह को वॉकओवर जो नहीं दिया है, वो सिर्फ अपने व्हाइट कॉलर को बचा रही है। जो योगी आदित्यनाथ की इमेज है कि वो जो है एकदम कानून का रखवाले हैं और उसके अलावा बाहुबली को निपटा के रखते हैं, उस इमेज को बचाने की और आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है कि उसकी कोई भी करीबी ब्रजेश सिंह के साथ है। और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह के बारे में यही कहा जा रहा है कि ब्रजेश सिंह भी ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, वो खुद को लो प्रोफाइल रखना चाह रहे हैं। जितना ही लो प्रोफाइल रहेंगे उतना ही जेल में उनका जीवन सुखमय रहेगा। वाराणसी की ही जेल में है, इलाका भी उन्हीं का है, इसलिए ज्यादा समस्याएं नहीं है। लेकिन अगर हो हल्ला हुआ और खास करके भाजपा के करीब आए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्रजेश सिंह से निकले तो एक और भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, जौनपुर के पूर्व सांसद हैं धनंजय सिंह। धनंजय सिंह से भारतीय जनता पार्टी अपेक्षाकृत ज्यादा करीब है, और इसीलिए धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, ये ब्रजेश सिंह दूसरे हैं। ये वाले ब्रजेश सिंह साल 2016 में बसपा से एमएलसी चुने गए थे। दूसरे वाले ब्रजेश सिंह भी कभी बसपा से रह चुके हैं, लेकिन इस बार बसपा की हालत जैसी हालत है तो सदन में जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए भगवा चादर ओढ़ ली है।
इसके अलावा बाहुबलियों में बात करें तो गाजीपुर से विशाल सिंह को जीता माना जा रहा है, बलिया से रविशंकर सिंह को जीता माना जा रहा है, धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह को जौनपुर से टिकट दिया गया है, वो भी उनका जीतना भी लगभग तय माना जा रहा है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की दाल गलनी मुश्किल नजर आ रही है। रमाकांत यादव पहले से खूंटा गाड़ के वहां पर बैठे हुए हैं और इसके अलावा अब भी कहा जा रहा है कि वहां से सपा के प्रत्याशी हैं राकेश यादव, उनकी भी स्थिति काफी मजबूत है। इसके अलावा गोरखपुर से सीपी चंद जीत रहे हैं। कहा जा रहा है प्रतापगढ़ से रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के भतीजे हैं अक्षय प्रताप सिंह, उनकी भी जीत लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा देवरिया के रतनपाल सिंह की स्थिति भी काफी मजबूत होने की चर्चा चल रही है। इसके अलावा एक और आदमी की चर्चा बहुत हो रही है, जहां से हम आते हैं अयोध्या फैजाबाद, वहां से टिकट भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं हरिओम पांडे, उनको मिला है। और जैसे ही टिकट मिला तुरंत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आ गया। उन्होंने हरिओम पांडे का एक पुराना बयान याद दिला दिया, जिसमें हरिओम पांडे कह रहे थे कि बीजेपी में उसी को टिकट मिलता है जो बड़े नेताओं को पैसा और लड़की सप्लाई करते हैं। इसके बाद जब टिकट मिला तो अखिलेश यादव ने कहा लगता है सप्लाई सही जगह पर पहुंच गई है। और बाकी अगर समीकरण की बात करें तो हरिओम पांडे की भी स्थिति वहां मजबूत मानी जा रही है। पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा से हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से पैसे वाली ही बात है, एमएलसी उनको बनाने की तैयारी कर ली गई है। सदन की स्थिति पर बात करें तो वर्तमान में समाजवादी पार्टी के एमएलसी की संख्या विधान परिषद में 17 रह गई है, जबकि इस वक्त बीजेपी के विधान परिषद सदस्यों की संख्या 38 है। वहीं 9 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसकी घोषणा चुनाव के बाद होगी। ऐसे में बीजेपी की संख्या बढ़कर 47 हो ही गई है, जबकि विधान परिषद में कुछ समय पहले तक समाजवादी पार्टी के 56 एमएलसी थे और अब उनकी संख्या घटकर महज 17 हो गई है। इसके अलावा अप्रैल में समाजवादी पार्टी के 3 और सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जबकि मई में भी 3 अन्य सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद जो एमएलसी का चुनाव वो वाला होगा, उसमें सपा एक भी जीतेगी नहीं, तो उसकी घट करके 11 हो जाएगी। और जाहिर सी बात है अगर सपा नहीं जीतेगी तो भाजपा जीतेगी और 6 और सदस्य जो है वो विधान परिषद में भाजपा के पहुंच जाएंगे। और इस चुनाव में भी माना जा रहा है कि 27 में से अधिकतर सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेरे में जाएंगी, पक्ष में जाएंगी और इस चुनाव के नतीजे आएंगे और पहली बार विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत पाएगी। बहुमत की संख्या के साथ विधान परिषद में भी भारतीय जनता पार्टी पहुंचेगी, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। बाकी कल मतदान होने वाला है, क्या कुछ समीकरण रहेगा ये हमने समझने की कोशिश करी। बहुत सारे समीकरण छूट भी रहे हैं, उन पर बात करना थोड़ा सा मुश्किल है, वक्त की कमी भी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। बड़ी खबर को छोड़ करके अब हम बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इंशाअल्लाह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा कि 10 अप्रैल से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए कोरोना वायरस टीके की एहतियात खुराक निजी टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी, यानी प्राइवेट जगहों पर। मंत्रालय ने कहा कि जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और जिन्हें टीके की दूसरी खुराक लगे 9 महीने हो चुके हैं, वो निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के पात्र होंगे। इसके अलावा एक और खबर, सप्ताह का आखिरी दिन है, मतलब मार्केट के हिसाब से शुक्रवार है, तो भारतीय रिजर्व बैंक 2 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा के बैठक के परिणामों की घोषणा आज हो गई। लगातार 11वीं बार केंद्रीय बैंक ने नीतिगत दरों को यथावत रखा है और यह खबर शेयर बाजार के लिए बड़ी बढ़िया लगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 412 अंक उछल करके 59,447 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 145 अंक की तेजी के साथ 17,784 के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा एक खबर मुंबई से, शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज मुंबई को लेकर के बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया भाजपा के ऊपर कि वो मुंबई को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की साजिश रच रही है। मुंबई को केंद्र शासित राज्य बनाने के प्रयासों के उनके पास सबूत है, ऐसा संजय राउत ने दावा किया है। राउत ने कहा है कि इस बात का एक प्रेजेंटेशन भी केंद्रीय गृह मंत्रालय में प्रस्तुत किया गया है। मुंबई में पत्रकारों से संजय राउत बात कर रहे थे, इसी दौरान आरोप लगाया कि भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया और पार्टी के नेताओं, बिल्डरों और व्यापारियों का एक बड़ा समूह इस साजिश का हिस्सा है। मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बारे में एक प्रस्तुति एमएचए को दी गई है। और जो अभी मुंबई के अलावा महाराष्ट्र की राजनीति है उसमें भी बड़ा उथल पुथल मच रहा है। हर किसी के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई ठप्पा मार रही है और देखने वाली बात है कि सरकार लंबे दिन तक चल पाती है या फिर जो नितिन गडकरी के लगातार दौरे हो रहे हैं नागपुर टू मुंबई, उसमें उससे कुछ समीकरण वहां पर बदल जाएगा। इसके अलावा एक और इन शॉर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ, आज मौद्रिक नीति के समीक्षा के फैसलों को जारी किया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात की भी घोषणा करी कि केंद्रीय बैंक ने
देश के सभी बैंकों के एटीएम में कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी का प्रस्ताव रखा गया है। इसके पीछे डेबिट एटीएम के इस्तेमाल को कम करने और डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का विचार प्रमुख है। शक्तिकांत दास ने 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समीक्षा की बैठक के दौरान लिए गए फैसलों के बारे में बात यह कहा कि ये कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या यूपीआई के जरिए दी जाएगी। इससे फोर्जरी जो होती है वो रुक जाएगी। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने पश्चिम बंगाल के संबंध में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी करी है। पश्चिम बंगाल से अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान, हिरासत और निवासन के दायर जनहित याचिका पर सीजेआई ने कहा कि राजनीतिक मुद्दे हैं। मामले की सुनवाई अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने की, जिस पर सीजीआई ने कहा, जो सुनवाई के लिए जो पेशकश थी अश्विनी उपाध्याय ने की थी, जिस पर सीजीआई ने कहा कृपया इसे सरकार के पास लेकर के जाएं। अगर हमें आपकी जनहित याचिकाएं सुननी है तो हमने सरकार को क्यों चुना है? राज्यसभा और लोकसभा जैसे सदन भी हैं। सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एक निर्वाचित सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है। गौरतलब है कि पिछले 1 साल में अश्विनी उपाध्याय ने दर्जनों जनहित याचिकाएं दायर करके कई मामले उठाए हैं। इस वजह से भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी सामने आई। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत किसी भले इंसान की तरफ से है। उनका कहना है कि धर्म के बिना इंसान बेलगाम घोड़े की तरह है। धर्म अलग अलग मायनों में रूप रखता है। धर्म केवल एक आस्तिकता से जुड़ी हुई चीज नहीं है। धर्म जीवन के अलग अलग आयामों के लिए होते हैं और अलग अलग रूपों में। अगर आप उन धर्मों की सीमाओं के साथ नहीं रहेंगे जो मानवता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, जो इंसानियत की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो बेलगाम घोड़े की तरह रहेंगे। बेलगाम घोड़ा वो होता है जिसके अंदर शक्ति और पोटेंशियल सब कुछ होता है, लेकिन कभी भी अपने निर्दिष्ट की तरफ वो भाग नहीं पाता है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कार्यक्रम को साझा कर सकते हैं। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।